हमको डराने से, हमको मार्जिनलाइज करने से, हमको एलियनेट करने से कि आप सत्ता में आ जाएंगे। अगर आ भी जाएंगे तो कौन सा आपको कामयाबी मिलेगी। चुनाव चाहे बिहार का हो, बंगाल का हो, यूपी का या फिर कर्नाटक का हो, हैदराबाद भाईजान का फॉर्मूला एकदम फिक्स है। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, मुसलमान पिछड़ेपन का शिकार और मुस्लिमों के साथ भेदभाव। आप कोई भी तकरीर सुनिए, मजलिस के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के लाउड स्पीकर का रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ मुसलमान शब्द पर आकर रुक जाता है। मुसलमानों से पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं कि आपको हमको सबक हासिल करना चाहिए हमारे गुर्जर भाइयों से, जिनकी आबादी मुसलमानों के बराबर है, मगर वो मुत्तहिद है, उनकी एक सियासी आवाज है, उनको रिजर्वेशन की लड़ाई किरोड़ी सिंह बैसला ने लड़ी। मैं उनको सलाम करता हूं कि उन्होंने अपनी पूरे समुदाय को एक जगह जमा किया, और जब कभी भी उनके मुतालिबात को, उनकी डिमांड्स को सरकारें नहीं सुनती तो रोड पर निकल कर आते उनके एक इशारे पर लोग। यही मैं चाहता हूं कि आप अगर मुझे पसंद नहीं करते तो कोई बात नहीं, मगर कम से कम अपने लिए तो कोई इंतजाम करो। एक बार फिर अपने इसी एम फॉर्मूले को लेकर ओवैसी 24 की चुनावी पिच तैयार करने में जुटे हैं। मगर इस बार सवाल ये कि क्या उनका मुस्लिम दांव चल भी पाएगा। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 3 तलाक हो, समान नागरिक संहिता हो या फिर पसमानदा मुसलमान का मुद्दा, फिलहाल सभी मुद्दों पर भाईजान क्लीन बोल्ड हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा दांव चलते हुए हिंदू मुसलमान की राजनीति को जड़ से उखाड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा दिया, जिसका असर आने वाले दिनों में दिखाई देगा। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है, और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है। सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। सवाल यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक के बाद क्या ओवैसी जिन मुद्दों को लेकर राजनीति करते हैं वो अप्रासंगिक यानी बंद हो जाएंगे? क्या 2024 में हैदराबादी भाईजान की राजनीति खत्म हो जाएगी? इसमें कोई शक नहीं है कि दुखती रग दब गई है। भाईजान की राजनीति के बेस पर ही सबसे बड़ी चोट मोदी ने कर दी है। जाहिर है असदुद्दीन ओवैसी बिलबिलाए हुए हैं, चेहरे का रंग जरूर उड़ा हुआ है। ओवैसी को इस बात का एहसास भी है, तभी तो वो दोगुनी ताकत से जंग मैदान में डट गए हैं। ये तस्वीरें जयपुर की हैं, जहां रामलीला मैदान में राजस्थान के रण से ओवैसी ने हुंकार भरी तो क्या कांग्रेस और क्या बीजेपी किसी को भी नहीं बख्शा। समान नागरिक संहिता बिल आने के आहट के बीच ओवैसी का पूरा फोकस 3 राज्यों में होने वाले चुनावों पर है। इसमें भी राजस्थान पर वो खास तौर से ध्यान दे रहे हैं। यूं तो ओवैसी की तैयारी विधानसभा की सभी 200 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की है, लेकिन उनका मेन फोकस 39 सीटों पर है जहां मुस्लिम आबादी का समीकरण ठीक ठाक है। उनके मुतालिबात को, उनकी डिमांड्स को सरकारें नहीं सुनती तो रोड पर निकल कर आते उनके एक इशारे पर लोग। यही मैं चाहता हूं कि आप अगर मुझे पसंद नहीं करते तो कोई बात नहीं, मगर कम से कम अपने लिए तो कोई इंतजाम करो। ये कब तक चलेगा कि सिर्फ तुम वोट डालने वाले बनोगे और तुम्हारे मसाइल, तुम्हारी तकालीफ, तुम्हारी नाइंसाफियों का कोई हल नहीं निकलेगा? दूसरे समुदायों का, दूसरे बिरादरियों का हल निकलता है, क्योंकि उनके पास उनकी एक सियासी आवाज है। मैं राजस्थान के राजपूतों को सलाम करता हूं। अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और टोंक राजस्थान के ये वो इलाके हैं जहां मुस्लिम वोटर्स की तादाद सबसे ज्यादा है। कुल विधानसभा सीटों की संख्या 40 है, जिसमें से कांग्रेस के पास 33 है। क्योंकि ओवैसी की पार्टी विधानसभा चुनावों में पहली बार राजस्थान में उम्मीदवार उतारेगी, जाहिर है अल्पसंख्यक बहुल सीटों पर यह नई पार्टी समीकरण बिगाड़ सकती है।
अल्पसंख्यक कांग्रेस का परंपरागत वोटर है। अगर ओवैसी इस वोट बैंक में सेंध लगाते हैं तो इसका नुकसान कांग्रेस को ही होने की आशंका है। सियासी पार्टी नहीं चाहती कि भारत के मुसलमानों की, दलितों की, आदिवासियों की सियासी क़यादत बने। ये चाहते हैं कि मुसलमान इनके गुलामी करें। ये चाहते हैं कि मुसलमान इनके लिए कालीन बिछाएं, दरी बिछाएं, जिंदाबाद के नारे लगाएं और ये नेता के लिए कव्वाली का प्रोग्राम करे। ओवैसी ने अभी अप्रैल महीने में ही राजस्थान में मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक हालात और राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर एक रिपोर्ट तैयार करवाई थी और कांग्रेस बीजेपी सरकार को घेरा भी था। इस बार भी ओवैसी 24 के चुनावों में विकास में अल्पसंख्यकों के पिछड़ेपन और भेदभाव को मुद्दा बनाने की ओर अग्रसर हैं। तो अज़दुद्दीन ओवैसी को आपने देख लिया। 2024 की तैयारी यहां पर की जा रही है। टारगेट पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसीलिए कोशिश की जा रही है कि देश के अलग अलग हिस्सों में अपनी जगह बनाई जा सके और इसीलिए जहां भी जाते हैं, जहां भी भाषण देते हैं, वहां पर एक मुद्दा उठाते हैं, मुसलमानों के पैरोकार बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके हर एक दाव को पहले ही फेल कर दिया है, क्योंकि अज़दुद्दीन ओवैसी के बारे में यह कहा जाता है कि मुद्दा ढूंढने की कोशिश की जाती है और अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश की जाती है और इसीलिए अज़दुद्दीन ओवैसी अपना जनाधार बढ़ाने की लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर जाते हैं और वहां की मस्जिदों में जाते हैं तो वहां पर भी अज़दुद्दीन ओवैसी भारत में बैठ के सवाल उठाने से नहीं चूकते हैं। और इसी से जुड़ी एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि क्या है अज़दुद्दीन ओवैसी की आगे की तैयारी। सुना आपने, ये तेवर, ये तलखी। लंदन से पढ़े लिखे ओवैसी फिलहाल तो राजस्थान में लोकसभा चुनाव की नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। हैदराबाद से बाहर निकलकर सियासी सेक्युलरिज्म पर खूब लेक्चर दे रहे हैं। मगर सवाल ये भी है कि क्या ये लेक्चर उन्हें चुनावी लड़ाई में ला भी पाएगा या नहीं, क्योंकि अभी तक का रिकॉर्ड तो निराशाजनक ही रहा है। उत्तर प्रदेश और गुजरात में हुए 2022 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी सिर्फ वोट कटवा बनकर रह गए। यूपी में सिर्फ 0.45% वोट मिले तो गुजरात में नोटा से भी कम 0.29% वोट शेयर मिला। कर्नाटक में इसी साल हुए चुनाव में जनता ने ओवैसी की पार्टी को सिरे से नकार दिया। कर्नाटक में ओवैसी की AIMIM को सिर्फ 0.02% वोट मिले। आंकड़े बता रहे हैं कि ओवैसी मुस्लिम करते जरूर हैं, लेकिन उनका ये एम कार्ड कहीं नहीं चल पाता। सवाल ये भी है कि हैदराबादी भाईजान करे भी तो क्या करें, कोई दूसरा फॉर्मूला भी तो पास नहीं है। तो जब तक सांस तब तक आस। इसलिए एक बार फिर जब 24 का चुनाव सर पर है तो ओवैसी अपने पुराने फॉर्मूले पर चलते नजर आ रहे हैं। नजरें देश भर की 92 मुस्लिम बाहुल सीटों पर है। ओवैसी चाहते हैं इस बार का चुनाव मोदी वर्सेस मुसलमान हो जाए और जहां मुसलमान हो वहां उनका झंडा बुलंद हो जाए। इसलिए यूसीसी पर ओवैसी ने अभी से माहौल बनाना शुरू कर दिया है। सिविल कोड की बात करना चाह रहे हैं, उसको लाना चाह रहे हैं, उनका मकसद वही है। और एक क्या है कि मकसद क्या है कि टारगेट करो भारत के मुसलमानों को, उनको ह्यूमिलेट करो। आप यूनिफॉर्मिटी इक्वालिटी को मानते नहीं, जब मानते आप वहां पर हिंदू एक्सेप्शन दे देंगे आप। ओवैसी अपनी चाल चल रहे हैं, मगर इस वक्त मोदी का सेक्युलरिज्म भाईजान की कट्टरता से बड़ा हो गया है। इसका उदाहरण दिखा भोपाल में। बीते 27 जून को मोदी भोपाल पहुंचे तो उन्होंने मुसलमानों को सीधा संदेश दिया, देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत को समझाया, मुस्लिम देशों का उदाहरण देकर 3 तलाक का मुद्दा उठाया, मुस्लिम बेटियों के हक की बात कही, पसमानदा मुसलमानों को मेन स्ट्रीम में लाने की बात कही और तुष्टीकरण की राजनीति पर चोट की। यानी मुसलमानों के नाम पर सियासत करने वालों को चारों खाने चित कर दिया। मोदी मुसलमानों के सभी मुद्दों को एड्रेस कर रहे हैं, मुसलमानों के हर डाउट को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है अल्पसंख्यकों पर कॉपीराइट समझने वालों को मुसलमानों पर की जा रही मोदी की हर बात शूल की तरह चुभ रही है। उनको कोई फायदा नहीं मिला है, वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमानदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है,
लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमंदा मुसलमान है उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता। सबसे बड़ा एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, उसका हेड कौन है? प्रधानमंत्री देखना नहीं चाहते, मालूम नहीं उनको कोई तोता लिख के दे दिया, उन्होंने टट्टर पढ़ दिए। प्रधानमंत्री हमको ये बताओ कि फिर आप कर्नाटका में रिजर्वेशन क्यों निकाले भैया? वही तो पसमानदा बैकवर्ड क्लास ऑफ मुस्लिम्स को मिल रहा था ना, आप तेलंगाना में निकालना चाहते। आप ही तो कर रहे हैं सब ये। और सबसे बड़ी बात यह है, वो दखनी में कहावत है कि मां से बढ़ के चाहिए पापा कुटनी कहलाई। उसमें क्या है कि एक मुसलमान आपका एमपी नहीं है, एक मुस्लिम मिनिस्टर आपके पास नहीं है। ओवैसी ने 24 की जितनी भी तैयारी की थी उसका 23 में ही मोदी ने दी एंड कर दिया। मोदी मस्जिद में मुसलमानों के बीच खड़े होकर सच्चे सेक्युलर की परिभाषा बताते हैं, जबकि असदुद्दीन ओवैसी राम मंदिर पर सवाल उठाते हैं। बीजेपी मुसलमानों के और करीब आने के लिए मोदी मित्र प्रोग्राम चला रही है, जबकि ओवैसी एक भी हिंदू नेता को लोकसभा का टिकट देने की नहीं सोचते। मोदी की रैली ऐसी जगह होती है जहां हर धर्म और मजहब के लोग पहुंच सकें, जबकि ओवैसी की मजलिसें मुस्लिम बहुल इलाकों में होती है। मुसलमानों से पूछ रहा हूं, सेकुलरिज्म से हमको क्या मिला? सेकुलरिज्म से सिर्फ मुशायरा मिला? सेकुलरिज्म से सिर्फ नारे मिले? सेकुलरिज्म से सिर्फ मीठी मीठी बातें मिली? क्या सेकुलरिज्म की वजह से आरक्षण मिला? नहीं मिला। क्या सेकुलरिज्म की वजह से मेरी मस्जिद का तहफ्फुज हुआ? नहीं मिला। क्या सेकुलरिज्म की वजह से मस्जिद शहीद करने वालों को सजा मिली? नहीं मिली। सही मायनों में कहें तो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही देश में राजनीतिक पैटर्न बदल गया, और इसी बदले पैटर्न में मुस्लिम राजनीति करने वालों के समीकरण भी बदल गए। मुसलमानों को अपना वोट बैंक मानने वाली कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आरजेडी जैसे दल ओवैसी को साथ नहीं लेना चाहते, जिसकी तस्दीक एक बार फिर हुई जब पटना में 23 जून को 17 विरोधी दलों की बैठक तो हुई, लेकिन उससे ओवैसी को दूर रखा गया, क्योंकि नतीजे बताते हैं कि मुसलमान ओवैसी को खुलकर एक्सेप्ट नहीं कर पाया। हम भी नहीं चाहते कि 2024 में दोबारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, हम भी नहीं चाहते, हमारी भी कोशिश होगी। मगर आप इन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? कांग्रेस बोलती कि नहीं हम सबसे आगे रहेंगे, नीतीश कुमार ख्वाब देख रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, दूसरे लोग सब अपने अपने ख्वाबों को देख रहे हैं, हम लोग अपने अपने बात कर रहे हैं। आपने तो किया ना, आप जब गुजरात के वक्त आप रेलवे मंत्री थे, गुजरात जलता रहा, आप बीजेपी के साथ थे, फिर आप मुख्यमंत्री बन गए नीतीश कुमार साहब। माना यही जा रहा है कि ओवैसी की इस राजनीति को पीएम नरेंद्र मोदी ने फेल कर दिया, और ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ है। 2019 में 80 लोकसभा सीटें ऐसी थी जहां मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा रही। बीजेपी ने 80 में से 58 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 36 ऐसी जहां मुसलमान निर्णायक भूमिका में हैं, और ये सीटें बीजेपी को मिली थी। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों के लिए योजनाएं चला रहे हैं, उनके विकास की बातें कर रहे हैं, उसे देखकर ओवैसी ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि 2024 के चुनाव में यह आंकड़ा अब बढ़ता ही जाएगा। ओवैसी की राजनीति को आज 2 दशक से ज्यादा हो चुके हैं, मगर इतने सालों बाद भी उनकी पार्टी 2 सांसदों तक ही पहुंच पाई, और यही वो दर्द है जो उन्हें परेशान करता रहता है। ओवैसी को इस दर्द का फिलहाल इलाज भी नहीं दिख रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ अब भारत। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी को आपने फर्राटेदार भाषण देते हुए कई बार देखा होगा, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर से कैसे बन गए AIMIM के अध्यक्ष, क्या आपको पता है? राजनीति की पिच पर खेलने से पहले ओवैसी क्रिकेट की पिच पर बाउंसर फेंका करते थे। ऐसे कई किस्से हैं ओवैसी के जीवन को लेकर जो शायद आज तक आपने सुने नहीं होंगे। देखिए रिपोर्ट और जानिए कि ओवैसी की जिंदगी के वो किस्से कौन से हैं जिनका जिक्र कम ही होता है या फिर कहीं नहीं होता।
लिए लड़ो एक मर्तबा। तुमने हमेशा वोट दिया, तुमने वोट हासिल नहीं किया, तुम सिर्फ वोट देने वाले बन गए। तुम एक दूध देने वाली भैंस की तरह बन गए। तुम एक एटीएम की मशीन बन गए कि कांग्रेस वाले आकर पासवर्ड मारते सेकुलरिज्म और तुम वोट डालते रहते। हैदराबादी लहजा, लचदार भाषण, अंदाज में तलखी और बेबाक बोल, ये पहचान है अज़दुद्दीन ओवैसी। मेरा हिजाब उसको खतरा बना दिया गया, मेरा हलाल गोश्त मुल्क के लिए खतरा बना दिया गया, मेरी मस्जिद से अज़ान को खतरा बना दिया गया। अरे तुम्हारा क्या नुकसान हुआ? मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम ठहरे हुए हैं, एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह ठहरे हुए हैं। हैदराबाद भाईजान जो दिखाना चाहते हैं, लोग उन्हें अब तक वैसे ही देखते आए हैं। हर बात पर मुसलमान करने वाले ओवैसी का फ्यूचर क्या होगा, ये बात तो हर रोज होती है। लेकिन आज हम आपको अज़दुद्दीन ओवैसी की पर्सनल लाइफ से जुड़ी वो जानकारी देंगे जो हो सकता है आपने नहीं सुनी। राजनीति में आने से पहले अज़दुद्दीन ओवैसी में एक बेहतरीन क्रिकेटर का भी हुनर था। ओवैसी एक तेज गेंदबाज थे। 1994 में अज़दुद्दीन ओवैसी ने विजय ट्रॉफी खेली। दक्षिण क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय अंडर 25 की क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व किया। ओवैसी बतौर तेज गेंदबाज टीम में शामिल हुए थे। बाद में अज़दुद्दीन ओवैसी को दक्षिण क्षेत्र विश्वविद्यालय टीम में चुना गया। इतना ही नहीं, राजनीति से पहले अज़दुद्दीन ओवैसी ने वकालत की। अज़दुद्दीन ओवैसी पेशे से बैरिस्टर हैं और कानून को अच्छी तरह से जानते हैं। ओवैसी ने पहले हैदराबाद के निजाम कॉलेज यानी उस्मानिया विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की। इसके बाद वो कानून की पढ़ाई करने विदेश चले गए और लंदन के लिंकन इन से पढ़ाई की। 2019 में चुनाव आयोग को दिए एफिडेविट के मुताबिक अज़दुद्दीन ओवैसी की चल संपत्ति स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक सोमाजीगुड़ा शाखा 1,61,453 रुपए है। SBI नई दिल्ली 1,35,780 रुपए है। इंडिया लेजिस्लेटिव सोसाइटी से सालाना 10 लाख रुपए मिलता है। अचल संपत्ति की बात करें तो बंजारा हिल्स एरिया में एक दुकान है जिसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए है। बंजारा हिल्स में ही ग्राउंड फ्लोर में 1800 स्क्वायर फीट का फ्लैट है जिसकी कीमत 21,60,000 है। वहीं मिस्रीगंज हैदराबाद में ओवैसी का खुद का मकान है। अब ओवैसी की राजनीति समझने के लिए उनकी पार्टी का इतिहास जानना लाजमी है। AIMIM को जानने के लिए आपको करीब 90 साल पीछे चलना होगा। साल 1928 में नवाज महमूद नवाज खान ने मजलिस की स्थापना की थी और 1948 तक उनके पास संगठन की भागदौड़ रही। भारत की आजादी के बाद यह संगठन हैदराबाद को स्वतंत्र बनाए रखने की वकालत करता था। जब 1948 में हैदराबाद का भारत में विलय हुआ तब भारत सरकार ने संगठन को बैन कर दिया और उस समय इसके अध्यक्ष रहे कासिम राजवी को गिरफ्तार किया गया। बाद में राजवी पाकिस्तान चले गए। संगठन की जिम्मेदारी उस समय से मशहूर वकील अब्दुल बाही ओवैसी को सौंपी गई। यहीं से शुरू होती है मजलिस में ओवैसी परिवार की एंट्री। 1957 को मजलिस को राजनीतिक पार्टी के तौर पर बहाल किया गया। इसके नाम की शुरुआत में ऑल इंडिया जोड़ा गया और इसके संविधान में बदलाव किया गया। अब्दुल बहाद ओवैसी के बाद साल 1976 में पार्टी की जिम्मेदारी उनके बेटा सलाउद्दीन ओवैसी को मिली, जो साल 2004 तक लगातार 6 बार सांसद रहे। अब सलाउद्दीन के बड़े बेटे अज़दुद्दीन ओवैसी मजलिस के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद हैं। उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी हैदराबाद सदर से विधायक हैं, जो अपने एक भाषण से खूब विवादों में घिरे थे। तो छोटे भाई बहरुद्दीन ओवैसी इटेमाद के संपादक हैं। और याद रखिए, फख्र से कहिए कि हमारा ताल्लुक उस पुरानी मजलिस से नहीं है, हमारा ताल्लुक कासिम रजवी से नहीं है, हमारा ताल्लुक रजाकारों से नहीं है। ये हमारी मजलिस है जिसको हमारे बुजुर्गों ने अपने खून पसीने से ताकतवर बनाया। ये हमारी मजलिस है जो भारत के संविधान के तहत गरीब और मजलूमों के हुकूक के लिए लड़ रही है। बल्कि फख्र मिल्लत अलैहि अब्दुल वाहिद ओवैसी ने मजलिस के अहिया के बाद उसको हिंदुस्तान के दस्तूर के ताबे करके फिसल मंडे के जलसे में अब्दुल वाहिद ओवैसी ने कहा था कि मेरा काम भी यह भी होगा कि मैं हिंदू मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा करूंगा। अब्दुल वाहिद ओवैसी की तकरीर आज भी है। 13 मई 1969 को हैदराबाद में जन्मे अज़दुद्दीन ओवैसी राजनीति में आने से पहले लंदन से कानून की पढ़ाई कर रहे थे। लौटने के बाद साल 2004 में पहली बार हैदराबाद से सांसद बने। अब तक 4 बार वो वहां के सांसद बने हैं। अब अज़दुद्दीन ओवैसी के पिता मजलिस की कमान संभाल रहे थे,
तब भी ये पार्टी आंध्र प्रदेश की सीमा से जुड़े महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ इलाकों में सक्रिय थी। लेकिन जब अज़दुद्दीन ओवैसी ने पार्टी की जिम्मेदारी संभाली तो उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पार्टी का एहसास कराने की कोशिश की। आज AIMIM की बात करें तो तेलंगाना विधानसभा में AIMIM दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। तेलंगाना विधानसभा में पार्टी के 7 विधायक हैं। तेलंगाना के हैदराबाद से ओवैसी लोकसभा सांसद हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद सीट से इम्तियाज जलील पार्टी के सांसद हैं। ओवैसी की नजर आने वाले विधानसभा चुनावों के साथ साथ लोकसभा चुनाव पर भी है। ओवैसी खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा पैरोकार बताते हैं, जिससे मुसलमान वोट को अपने पाले में ला सके। हालांकि एक बात जरूर है, बिहार के पिछले विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने वाले ओवैसी न तो वहां अपने जीते साथियों को एकजुट रख पाए और न ही उसके बाद के किसी चुनाव में कोई कमाल दिखा पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।